पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा 21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं, 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है। इस वर्ष ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर बिटवीन 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82. अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक मुख्य समस्या की तरफ। वो ये है कि जब भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों पर डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पतालों में आते हैं और बेड्स की आवश्यकता होती है। राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बेड्स की भी व्यवस्था की जाती है और भारत सरकार के जो संस्थान हैं राज्यों में, उनके द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। मैं आपको दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा। 1 मार्च को दिल्ली में 510 बेड उपलब्ध थे। 510 बेड्स वर अवेलेबल इन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें से 419 कोविड बेड थे और ये ऑक्सीजन बेड भी कहलाते हैं, और 91 आईसीयू बेड्स थे। 20 अप्रैल को जो भारत सरकार के अस्पताल हैं, मैंने ब्यौरा यहाँ नीचे आपके साथ साझा किया है, इनमें 2105 बेड बढ़ा दिए गए, 1875 ऑक्सीजन के बेड और 230 आईसीयू के बेड। आने वाले दिनों में हम 164 ऑक्सीजन बेड और 122 आईसीयू बेड जोड़ रहे हैं। ये अगले 2 सप्ताहों में जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2105 बेड अभी उपलब्ध हैं, वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? वो ट्रॉमा सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में है, एम्स का जो झज्जर में कैंपस है उसमें है, फिर एम्स की जो मेन बिल्डिंग है उसमें है, सफदरजंग अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो सरिता विहार में है वहाँ है, ईएसआई का ओखला में अस्पताल है, उसमें एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। ईएसआई का झिलमिल में भी अस्पताल है, ये दोनों लेबर मंत्रालय के अस्पताल हैं, इनमें भी एडिशनल बेड्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा जो इसमें नहीं है, लेकिन जो जानकारी मैं आपको आज देना चाहता हूं, वो ये कि रेलवे ने शकूर बस्ती में 50 कोचेज लगाई हैं। इनमें 800 बेड्स हैं, इनमें से कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन में भी 25 कोचेज लगाई हैं,
उनमें 400 बेड्स की प्रावधान किया गया है। इस प्रकार रेलवे ने शकूर बस्ती और आनंद विहार में कुल 1200 बेड की व्यवस्था की है। इनका उपयोग आइसोलेशन बेड्स के रूप में या ऑक्सीजन बेड्स के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा DRDO ने धौला कुआं में फील्ड अस्पताल को पुनः चालू किया है, जिसमें 2 दिन पहले 250 बेड ऑपरेशनलाइज किए गए थे और 250 बेड कल सुबह से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो 1200 बेड रेलवे द्वारा और 500 बेड DRDO द्वारा भी इस जानकारी में जुड़ जाएंगे जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने प्रयासों से भी काफी बड़ी संख्या में बेड्स बढ़ाए हैं। अपने अस्पतालों में भी दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। अस्पतालों का उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करके बढ़ाए हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके साथ होटलों की टैगिंग करके भी बढ़ाए हैं। तो इस प्रकार दिल्ली सरकार के प्रयास और भारत सरकार के प्रयासों से हम हर दिन दिल्ली में उपलब्ध बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनको बढ़ाएंगे। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 13 करोड़ 1 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 30 लाख डोजेज एडमिनिस्टर हुई। यहाँ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंकड़े तो हमने आपके साथ साझा किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 87% हेल्थ केयर वर्कर्स को उनकी पहली डोज देश भर में मिल गई है। 87% of all healthcare workers in the country have received the first dose of vaccine. 80% of healthcare workers have received the second dose of vaccine. तो ये एक संतोष की फिगर है, यानी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सुरक्षित रखने में राज्यों के सम्मिलित प्रयासों के साथ हम सफल हुए हैं। अब अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें, उनके आंकड़े भी हमने दिए हैं। देश भर में 79% जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पहला डोज एडमिनिस्टर हो गया है। 79% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स इन द एंटायर कंट्री have been administered the first dose of COVID vaccine, and this has been made possible because of the joint and collaborative efforts of the state governments and the union government. जो eligible second dose वाले frontline workers हैं, 81% of them have received the second dose. So that is also a cause for satisfaction. बड़ी संख्या में जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हम सफल हुए हैं। अब मैं आपको ये राज्यों की स्थिति दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रीय औसत, जैसा मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर वर्कर्स का जिनको पहली डोज मिली है वो 87.17% है, नीचे हमने दिया है। लेकिन अनेक राज्य हैं जिन्होंने 100% वर्कर्स को या 90% से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरला, राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात हैं। ये वो राज्य हैं जिन्होंने नेशनल एवरेज से तो बेहतर काम किया ही है, लेकिन अपने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स या 90% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। अब अगर आप दूसरे डोज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, नहीं, ये वो है, आई एम सॉरी, दिस इज दो स्टेट्स दैट हैव डन लेस देन 75% ऑफ द फर्स्ट डोज टू हेल्थ केयर वर्कर्स। ये है सेकेंड डोज की स्थिति। राष्ट्रीय औसत हमने आपको बताया 80% हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज राष्ट्र में मिला है, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 85% से लेकर 100% तक सेकेंड डोज दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, दादरा एंड नगर हवेली है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और दमन एंड दीव। लेकिन अनेक 8 राज्य और यूटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अभी 75% से कम एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज दिया है। नेशनल एवरेज
80% से कुछ अधिक है। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की स्थिति है। राष्ट्रीय औसत जैसा मैंने आपको बताया इज 79%, 78.55, लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 80% से लेकर 95% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज एडमिनिस्टर किया है। ऐसे 11 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नागर हवेली। लेकिन 10 राज्य और यूटी ऐसे भी हैं जिन्होंने 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया है। उसी प्रकार से दूसरा डोज 81.8 ऑलमोस्ट 82% नेशनल एवरेज है, लेकिन अनेक राज्य हैं, 10 राज्य जिन्होंने कि इससे ज़्यादा 100% तक भी सेकेंड डोज एडमिनिस्टर किया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करने वाले भी 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये हैं 60 बरस से ऊपर के लोगों को जो पहला डोज दिया गया है। इसका नेशनल एवरेज इज 26.16%, लेकिन 40% से लेकर 76% तक भी 60 बरस से ऊपर के लोगों को पहला डोज 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको आज देना चाहते थे, क्योंकि इसके बारे में आप में से अनेक मित्रों ने पूछा था और जगह जगह मीडिया फोरम्स में इस पर विमर्श भी होते हैं। ऐसे मामले जहां लोगों को पहली डोज वैक्सीन की दी गई या दूसरी डोज भी दी गई और वो पहली डोज के बाद पॉजिटिव हो गए या दूसरी डोज के बाद संक्रमित हो गए, ऐसे कितने मामले हैं और क्या वो चिंता की स्थिति है कि नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा DGICMR और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से कि इसकी जानकारी आपके साथ साझा करें। डॉक्टर बलराम भार्गव। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैक्सीन्स जो 2 वैक्सीन इस समय हमारे देश में प्रयोग में ली जा रही हैं, उससे सीवियर डिजीज और डेथ प्रिवेंट होती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट रिड्यूस होता है डेफिनेटली। सो वी नो दैट after vaccination, if we get infection, it is known as breakthrough infection. And if you look at this slide, this is very clearly showing first for Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose, and 4,208 people got the infection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses approximately have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is only 2 per 10,000 got reinfection or got infected again or breakthrough infection. And 1.5 crore second dose has been given and only 5,000. So this is a very, very, very small number. 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred after vaccination. So I will repeat, 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred, which is a very small number, and this is because of the healthcare workers and the frontline workers, which were the first to be vaccinated, and they are prone to more occupational exposure, and therefore this is the number. But this is a very, very small number and not at all worrisome, and vaccination should continue. The second point is that the current highly transmissible second wave may also contribute little bit, or minuscule, to this percentage. Otherwise this could have been even 0%. So I will stop here. Thank you, sir.
थैंक यू डॉक्टर भार्गव। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा दो अन्य विषयों पर। एक है भारत सरकार की जो वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में, और दूसरा ऑक्सीजन की स्थिति के बारे में। तो पहले जो नई वैक्सीनेशन की नीति और स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप सबको स्मरण है कि 16 जनवरी से भारत में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ही हमारा फोकस उन लोगों पर था या उन पॉपुलेशन ग्रुप्स पर था जो वल्नरेबल हैं और जिनको प्रोटेक्ट करने से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोटेक्ट होती है और जिनको प्रोटेक्ट करने से कोविड की मोर्टेलिटी घटती है। फिर आगे जाते हुए हमने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को खोला। अब जो नई वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी घोषित की गई है उसके 12 मुख्य एलिमेंट हैं। उसका जो पहला मुख्य एलिमेंट है वो ये है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% जो उनका मंथली डोजेज है वो भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो उसको भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स 1 मई से पहले एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने दाम या मूल्य घोषित करेंगे जो वो उस 50% सप्लाई के लिए लेंगे जो भारत सरकार के अलावा अन्य चैनल्स में वो उपलब्ध कराएंगे। इस घोषित मूल्य के आधार पर प्राइवेट अस्पताल या जो राज्य सरकारें हैं या इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स जिनके अस्पताल हैं, यानी या तो अस्पतालों को वैक्सीन मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में जो हैं या राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन खुले बाजार में किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो दाम घोषित किया जाएगा उसके आधार पर प्राइवेट अस्पताल और राज्य सरकारें वैक्सीन प्रोक्योर कर पाएंगी और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपनी वैक्सीन अब पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली इसी चैनल से प्राप्त करेंगे। राज्य सरकारों से जो के माध्यम से जो भारत सरकार की प्रोक्योर की हुई वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाती थी अब वो उपलब्ध नहीं होगी। जो भी प्राइस प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेंगे वैक्सीनेशन के लिए उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम अलग से आपसे साझा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि वो व्यवस्था जिसके तहत राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में प्राइवेट अस्पताल 250 रुपए तक प्रति डोज चार्ज कर सकते थे वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो अब केवल 2 व्यवस्थाएं रहेंगी। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए वैक्सीन के आधार पर संचालित वैक्सीनेशन सेंटर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। फ्री वैक्सीनेशन वुड बी अवेलेबल in all such vaccination centers which are receiving vaccine doses from Government of India. Therefore, the vulnerable section, the poor section, the aged section will all be provided free vaccination in these vaccination centers where the vaccine as before would continue to be supplied by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सप्लाई किए गए वैक्सीन डोजेस के आधार पर चलने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स में आयु की सीमा 45 बरस से ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स जिनके की सेकेंड डोज अभी छूटे हुए हैं या फर्स्ट डोज भी छूटे हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे। बाकी जो भारत सरकार से अलावा अन्य चैनल्स हैं यानी राज्य सरकार ने सीधे प्रोक्योर किया या प्राइवेट अस्पतालों ने सीधे प्रोक्योर किया, उसमें 18 बरस से ऊपर के सभी बालिग लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इस प्रकार देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जो 5वां सिद्धांत इस स्ट्रैटेजी का है वो ये है कि पूर्व की तरह
वैक्सीनेशन फ्री होगा एलिजिबल पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। जो छठा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये कि वैक्सीनेशन सेंटर चाहे भारत सरकार से डोजेज ले या वैक्सीन निर्माता से सीधे ले, ये सब के सब भारत सरकार के नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गाइडलाइन से गवर्न होंगे, यानी इन सबको कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। जो भी लोग वहां वैक्सीन लेने जाते हैं वो या तो कोविन पर एडवांस अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेंगे।